everyone and welcome to OL Expert. This is your history class and we are going to start the second section. That one is livelihoods, economies and society. किसकी पढ़ने जा रहे हैं? Obvious बात है फॉरेस्ट ड्वेलर्स की. जो फॉरेस्ट एक्ट बना था उसके अकॉर्डिंग क्या रूल्स रेगुलेशन बनाए थे कॉलोनियल रूल ने जब ब्रिटिश यहाँ इंडिया पे गवर्नमेंट में इंडिया में एज अ गवर्नमेंट उसकी थी. एंड सिर्फ इंडिया की बात नहीं देखेंगे, हम इंडोनेशिया को भी कवर करेंगे. कौन कौन से टॉपिक्स हैं, हम क्या डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, आज पहले इसका ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं. देन लेटर ऑन वी विल कंटिन्यू इन अनदर वीडियोस की हम उसको सेपरेटली देखेंगे. फर्स्टली हम देख लें कि हमें एग्जैक्टली इस पूरे सेक्शन में क्या क्या देखना है. फोकस किस चीज पे करना है? द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ओके, pastoralists and peasants chained in the modern world and how they played a part in shaping these changes. क्योंकि जो चेंजेस हुए मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे हुए हैं, लोग इन्वॉल्व हुए हैं, सब आगे बढ़कर सबने अपना अपना पार्ट प्लेड किया. चाहे वो पीजेंट्स हों, पीजेंट्स में जो वर्कर्स एज अ वर्कर, जो लोग एज अ वर्कर एग्रीकल्चर लैंड पे वर्क करते हैं, दे कॉल्ड पीजेंट्स. पैस्टोरलिस्ट जो अपने ग्रेजिंग के थ्रू पैस्चर जो अपने एनिमल जो पैस्चर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, चाहे उनका प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट क्रिएट करते हो चाहे ग्रेजिंग के थ्रू करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हो. एंड जो फॉरेस्ट पे जो गैदरिंग करते हैं, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट गैदर करके या हंटिंग करके, यानी कि डिपेंडेंट है टोटली किस पे? फॉरेस्ट पे. इन्हीं लोगों ने चेंज की सोसाइटी में और इनके चेंजेस होने से इन्हीं ने चेंज लिए और कैसे कैसे चेंजेस किए, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में इनके चेंजेस की वजह से ही मॉडर्न वर्ल्ड की जो सिनेरियो है धीरे धीरे करके लेटर ऑन चेंजेस आए हैं. एग्जैक्ट कहते हैं ड्रास्टिक चेंज एक बैग नहीं आता, सबने स्टेप बाय स्टेप सबने मिल करके काम किया है. कुछ रिवोल्ट भी हुए हैं, कुछ अपोज भी किया गया है, गवर्नमेंट को भी किया है, आपस में भी हुए, मूवमेंट्स हुए, तब जाके जो मॉडर्न वर्ल्ड दिखाई देता है इतने चेंजेस के बाद दिखता है. फाइन. फोकस होगा ऑन फैक्ट्रीज एंड सिटीज पे. क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था उस टाइम पे और बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था इन फॉरेस्ट एरियाज का, यहाँ के ड्वेलर्स का, जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे, on the industrial and agriculture sectors which supply the market. क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितना भी इंडस्ट्री में बेसिक जो चीज थी वो कहाँ से? फॉरेस्ट से ही मार्केट में सप्लाई हो रही थी, तब उसको इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग में लेके आया जाता. तो जो रिसोर्स एरिया था वो कहाँ था? वो आपका था फॉरेस्ट से. अब फॉरेस्ट एरिया को क्लीन करके एग्रीकल्चर लैंड बनाया गया, तब भी क्या हुआ? रिसोर्स एरिया कहाँ है? एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है वो भी रिसोर्स एज अ रिसोर्स यूज किया गया लेटर ऑन इन द इंडस्ट्रीज में, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड को शेप दे रहा था. तो सबका जो बेस था कहाँ था? फॉरेस्ट से ही था. द लाइव्स ऑफ द पैस्टोरलिस्ट एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, कि हमें ये पता होना चाहिए और हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे पैस्टोरलिस्ट थे और जो फॉरेस्ट के ड्वेलर्स थे उनकी क्या लाइवलीहुड थी, ओके, किस सोसाइटी को बिलोंग करते थे, क्या उनके एक्टिविटीज थी, कैसे अपना लाइवलीहुड गुजारते थे, अर्न करते थे, सब चीजें हमें डिटेल में पता होनी चाहिए. द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स एंड फूड गैदरर्स ऑफन सीम टू बी स्टक इन द पास्ट. क्योंकि बहुत से ऐसे लोग अभी भी हैं, अभी भी बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज हैं, बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो अभी भी स्टक ऑन है कहाँ पे? अपने पास में, यानी कि फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट हैं. बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज जो एज अ जिनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना है और जिनको जो फूड गैदरर्स थे बेसिकली, क्योंकि उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन चेंज नहीं किया. ये सब चीजें हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस सेक्शन में. एंड वी शुड नो, बहुत डिटेल में पता होना चाहिए कि उनकी लाइफ कैसी थी, हाउ दे ऑर्गेनाइज देयर वर्ल्ड, अपनी दुनिया कैसी है, क्योंकि उनकी एक अलग इन कम्युनिटी से क्या अपनी एक अलग दुनिया, तो कैसे अपनी दुनिया में रहते थे, अपनी दुनिया में कौन कौन सी एक्टिविटीज करते थे, कैसे इंगेज थे, ऑपरेट करते थे, कैसे इकोनॉमिक्स. ऑब्वियस बात है बिना इनके ऑपरेशन के तो पॉसिबल ही नहीं है लाइवलीहुड. कैसे करेंगे? चाहे एक्सचेंज करते हो, चाहे बार्टर सिस्टम हो, एक्सचेंज करते हो कॉमोडिटीज का, डिपेंड करता है कि किस सीन का, किस एरा की बात कर रहे हैं और कौन से विलेजर्स थे, किस ग्रुप को बिलोंग करते, किस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे.
These communities are very much part of the modern world we live in today, क्योंकि इनका बहुत ही important role है। जिस वर्ल्ड में आज हम रहते हैं, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ से हुआ है? स्टार्टिंग बैक से हुई है। हम अगर पास्ट को देखेंगे तभी हमें अपना प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। जो प्रेजेंट में जी रहे हैं उसका पास्ट एक्चुअल में हमें पता होना चाहिए कि पास्ट में सीन क्या था। दे आर नॉट सिंपली सर्वाइवर्स फ्रॉम अ बायगॉन एरा। हम इनको ऐसे नहीं भूल सकते, क्योंकि इन कम्युनिटीज का एक इम्पॉर्टेंट रोल है शेपिंग ऑफ द मॉडर्न इंडिया स्पेशली। या फिर जिस भी कंट्री की बात करें, किसी और कंट्री की बात करेंगे तो ऑब्वियस बात है वहाँ की जो कम्युनिटी थी वो शेप कर रही है किस उस पर्टिकुलर कंट्री को, जो मॉडर्न कंट्री दिख रही है। The variety of ways the forests were used by communities living within them. In the 19th century, the growth of industries and urban centers, ships and railways created a new demand on the forests for timber and other forest products. जो ड्वेलर्स थे, फॉरेस्ट के ड्वेलर्स थे, ऑब्वियस बात है उनका क्या है, वो डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट पे। जैसे उनको अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए जितना फ्यूल चाहिए वो भी चाहिए, यहाँ से कलेक्ट करते हैं। मैक्सिमम क्या विमेन जाती हैं कलेक्शन करती हैं वुड का, फ्यूल वुड का, वो जा कलेक्शन करती हैं और जाकर डोमेस्टिक पर्पस से जाती हैं तो उनके लिए सफिशिएंट होता है। बट अगर ट्रेड पे आते थे वो लोग तो ऑब्वियस बात है इसी का ट्रेड करते थे, ट्रेडिंग सिस्टम में थे, ऑक्यूपाइड थे। और फिर फूड की, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे फूड हो, चाहे मेडिसिनल हर्ब्स हो, उसकी भी गैदरिंग करते थे। कहाँ से? फॉरेस्ट से। हमने फॉरेस्ट जो रिसोर्स है वो बहुत ही ज्यादा एनरिच है इन सब चीजों के लिए। तो ये क्या डायरेक्ट है, विदाउट एनी इनपुट। आप कुछ लगा नहीं रहे फॉरेस्ट में, आपको सिर्फ मिल रहा है, यू आर गेनिंग फ्रॉम देयर। और उसको डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट लिया आपने और जाकर के उसको सेल आउट कर दिया, यानी कि ट्रेडिंग कर दी, तो आपको एक इनकम, आपकी इकोनॉमी मिल रही है आपको उससे। ओके, इकोनॉमी का वे था एक, ये क्या था पहले में था। बट लेटर ऑन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, हमारी नीड बढ़ी, तो हमें टिम्बर जो मेन है, टिम्बर कहाँ से मिल रहा? फॉरेस्ट से मिल रहा। टिम्बर का यूज वैरायटी वेरियस एरियाज में हमको उसका यूज है। फ्यूल के लिए चाहिए था नॉर्मल टिम्बर, बट अगर हम उसको लार्ज स्केल पे जब डेवलपमेंट हो गया तो हमें अपने रेलवेज के जितने नेटवर्क थे उसके लिए चाहिए, चाहे हमें बॉगीज बनाने के लिए चाहिए, चाहे हमें शिप के लिए चाहिए, उसके भी बिल्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वुड चाहिए। और ये वुड जो टिम्बर कहाँ से मिल रहा था? हमें फॉरेस्ट से मिल रहा था। और हम क्या कर रहे थे, अपने नए वर्ड को, न्यू जो मॉडर्न वर्ड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वो बेस कहाँ था? फॉरेस्ट के प्रोडक्ट पर था। फॉरेस्ट जितना प्रोडक्ट जो भी चाहे वो आप मेन क्या था, मेन तो आपका टिम्बर आ गया, और उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम डायरेक्ट क्या है फॉरेस्ट से गेन करते हैं और उसका यूज करते हैं। अभी हम लेटर ऑन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या चीजें मिलती हैं। जैसे अभी बहुत सिंपल लैंग्वेज में कह रहे टिम्बर मिल रहा, कौन कौन से हैं, कौन सी ट्री बहुत ज्यादा यूजफुल है, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि फ्रूट्स लेते, कौन से फ्रूट्स हैं जो हमें डायरेक्ट हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं और हमें यूज करें। मेडिसिनल हर्ब कहते हैं, तो कौन कौन से ऐसे मेडिसिनल हर्ब्स हैं जो हम यूज करते हैं, इवन टुडे हम लोग यूज करते हैं, मॉडर्न वर्ड यूज करता है। क्या ये सब हमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम गेन कर रहे हैं फॉरेस्ट से। ये सब डिटेल में हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। न्यू डिमांड्स लेड टू न्यू रूल्स ऑफ फॉरेस्ट यूज, न्यू वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फॉरेस्ट, colonial control was established over the forest, how forest areas were mapped, trees were classified and plantation were developed। अब कहते हैं न्यू डिमांड्स बढ़ गई थी, जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा है, जब ह्यूमन का प्रोग्रेस हो रहा है तो ऑब्वियस बात है उनकी डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं। पहले क्या अपने ही लिए कर रहे थे, अपने ही नीड को सेटिस्फाई कर रहे थे, अब क्या हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। अब हम उस फॉरेस्ट के जो जो प्रोडक्ट है हम उसको और ज्यादा मॉडिफाई करके हम अपना डेवलपमेंट कर रहे थे। तो जब ब्रिटिश रूल आया, कॉलोनियल रूल आया, तो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए फॉरेस्ट के लिए भी। अब कौन कौन से रूल्स थे, कौन कौन से रेगुलेशंस थे और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा किस पे? जो ड्वेलर्स, जो विलेजेस डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट पे, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। और उन्हीं ने क्या किया, उन्हीं ने एक मैप बनाया, सर्वे किया, उन्हीं ने क्लासिफाइड कर दिया, कॉलोनियल रूल ने क्लासिफाइड कर दिया फॉरेस्ट एरिया को। अभी तो क्या था, जितनी कम्युनिटीज थी फॉरेस्ट के ड्वेलर्स थे, वो क्या उनके लिए पूरा फॉरेस्ट उनका अपना था, वो जहां चाहते थे वहां रहते थे, कोई उन पे रूल्स एंड रेगुलेशन का इम्पैक्ट नहीं था। वो अपनी मर्जी के थे, जो प्रोडक्ट यूज करना चाहते थे, जैसे करना चाहते थे वैसे रह लेते,
जैसे करना चाहते थे, जहाँ करना चाहते थे, जिस पर्पस में करना चाहते थे, सब उनके लिए फ्री था, कोई उन पे बाउंडेशन नहीं थी। बट जब गवर्नमेंट आई, कॉलोनियल रूल आया, तो उन्होंने क्या किया, उनको इसको क्लासिफाइड किया, उन्होंने मैप डाउन कर दिया कि मैप के जरिए से उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हाँ ये रिजर्व फॉरेस्ट है, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट विलेजर्स के लिए। ठीक है, अब एक बाउंड्री बन गई, एक लिमिटेशन हो गई, कोई चेक आउट करने के लिए हो गया। और उस पे फिर लेटर ऑन जब ये आगे बढ़ा, प्रोसेस आगे बढ़ा, तो अब क्या, क्लीन करके फॉरेस्ट को, प्लांटेशन को ज्यादा इम्प्रूव करने शुरू कर दे, ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन होने लगा किस चीज का, कि प्लांटेशन को ज्यादा फेवर करने लगे कि प्लांटेशन होना चाहिए। किस चीज का प्लांटेशन, जिस चीज की नीड हो। प्लांटेशन तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग होता है ना, कि हमें जिस चीज के चाहिए, हमें अगर कॉफी की चाहिए प्लांट, हमें कॉफी की नीड है, हमें टी की है, या फिर पर्टिकुलर साल ट्री की प्लांटेशन चाहिए, तो हम उस एरिया को क्लीन करा, हमने उस ट्री को, इस क्रॉप को लगा दिया पूरे एरिया में, सिर्फ वन क्रॉप। तो क्या ये चीज तो प्लांटेशन कहलाती है। तो इसको एनकरेजमेंट मिला, कहाँ पे कब मिला, जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आई इंडिया में। क्या इसकी वजह से भी क्या हुआ, इसकी वजह से क्या, जो वहाँ के जो डिपेंडेंट थे कम्युनिटीज, ऑब्वियस बात है उनकी लाइफ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया उनको इस चीज पे, क्योंकि उन्होंने फिर जब लाइफ पे प्रॉब्लम आई कि उनको शिफ्ट करना पड़ा, ऑब्वियस बात है उनसे उनका घर लिया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप अपना ऑक्यूपेशन चेंज करिए। क्यों, क्योंकि अब उन्होंने क्लासिफाइड के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉरेस्ट से बना दिए, तो उनको अपनी शिफ्टिंग करनी पड़ी। लोकल कम्युनिटीज थी, all these developments affected the lives of those local communities who used forest resources. They were forced to operate within new systems and reorganize their lives. जितनी भी कम्युनिटीज थे उनसे क्या कहा गया, उनको कहा गया, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज टू थे वो लोग, वो सारे फॉरेस्ट का रिसोर्स वो केयर टेकर अपने आप को समझते थे, समझते कि जो नेचर ने हमको गिफ्ट दिया है और इसके बदले में हम उसको सर्व कर रहे हैं, हम उसकी देखभाल कर रहे हैं, हम उसकी केयर कर रहे हैं, और जितना प्रोडक्ट होता था वो सब लगता था उनको अपना है। अब क्या हुआ, रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए, एक बाउंडेशन आ गई, तो उनसे कहा गया कि अब आप इस रूल्स एंड रेगुलेशन जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, आपको फॉलो करने हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन, और अपनी लाइफ उसके अकॉर्डिंग, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मीन्स आपको टोटली चेंज लाना है अपनी लाइफ में। आप ऐसे कहते हैं ना, बिना किसी परमिशन के आप गए और जाके अपना सामान जो भी चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए आपको, जाके फॉरेस्ट से जाके लेके आए और उसको यूज कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बट जब सिस्टम हो गया, रूल्स रेगुलेशंस बन गए गवर्नमेंट के, तब क्या उनको परमिशन लेने पड़ रही थी। वो अगर कह दिया गया कि आपको नहीं करना है, प्रोहिबिटेड एरिया है, आपकी एंट्री नहीं है, मींस आप वहां पे एंट्री नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट कैसे ले पाएंगे। तो आपको उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है। किसके लिए था ये, वहां की कम्युनिटीज की जो उस पर डिपेंडेंट थे। But they also rebelled against the rules and persuaded the state to change its policies. An idea of the history of such development India and Indonesia. अब ये सब चीजें, क्योंकि कॉलोनियल रूल था तो इंडिया में भी था और इंडोनेशिया में भी था, तो सेम ही पॉलिसीज, उन्होंने क्या पॉलिसीज सब जगह इंप्लीमेंट कर दी गवर्नमेंट ने। बट इसको अपोज किया वहां की जो कम्युनिटीज ने। क्यों, क्योंकि उनकी लाइफ डायरेक्टली अफेक्टेड हो रही थी और वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो चाहते थे कि इन पॉलिसीज में कुछ चेंजेस आए। गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रही थी, तो बहुत लार्ज स्केल में मूवमेंट्स भी हुए। हम इन सब चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसी सेक्शन में, कि कौन कौन लोग थे, कौन कौन से लीडर्स थे जो इन्वॉल्व हुए हैं इस मूवमेंट में, और सब ने कैसे मिले, क्या प्ले किया इन्होंने रोल। और जो मॉडर्न हमें इंडिया दिखता है, या मॉडर्न जो कंट्री दिखती है, जो शेप दिखता है कंट्री का, इसमें इन लोगों का कितना हाथ है। सो हियर यू कैन सी कि इंडिया और इंडोनेशिया, इंडिया हमारा यहाँ पे, इंडोनेशिया क्लियर हो रहा है पिक्चर से, आपको मैप के थ्रू अब क्लियर हो रहा है कलर के थ्रू कि इंडिया कहाँ है और इंडोनेशिया कहाँ है। इन दोनों में ही सेम इम्प्लाई हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ही क्या था, दोनों जगह कॉलोनियल रूल था। ऑब्वियस बात है, जब कॉलोनियल रूल था तो दोनों ही जगह सेम, जो कम्युनिटीज अलग अलग जरूर थी, बट उनके जो बेसिक्स थे, एथिक्स थे, वो सेम थे। सब अपने रूट पे सेम थे, कि उनको अपनी, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे तो सबके लिए थे और सभी उसको अपोज कर रहे थे, क्योंकि सबके लिए वो प्रॉब्लम, उनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, तो इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, और जानेंगे कि कौन कौन मूवमेंट्स हुए हैं, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हुए हैं।
फाइन। सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं दूसरे क्लास में, दूसरे वीडियोस पे, दूसरे लेक्चर्स में और डिटेल में पढ़ते हैं। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।